दोस्तों, मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी ने आज आपको लॉस दिया। आप चार्ट बंद करते हैं और मन में एक सवाल आता है, शायद मेरी स्ट्रैटेजी ही काम नहीं करती। लेकिन यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी खराब ही ना हो सकता है आपने सिर्फ 2 या 3 गलत ट्रेड्स को देखकर एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर आप हर लॉस के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास 10 अलग-अलग स्ट्रैटेजीज होंगी, लेकिन किसी एक की भी सच्ची परफॉर्मेंस का डेटा नहीं होगा। अब सोचिए, अगर कोई स्ट्रैटेजी लगातार लॉस दे रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें सच में कोई एज नहीं है या असली गलती आपके एग्जीक्यूशन, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन में हो रही है? कितने ट्रेड्स के बाद किसी स्ट्रैटेजी को खराब कहना सही है? क्या लगातार 5 लॉस का मतलब स्ट्रैटेजी फेल हो गई? और अगर एक स्ट्रैटेजी 10 ट्रेड लगातार जिता दे, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो सच में प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है? शायद नहीं। आज मैं आपको इसी अंतर को समझाने वाला हूं, क्योंकि स्ट्रैटेजी को बदलना आसान है, लेकिन यह पहचानना कि असल में खराब क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी या आपका एग्जीक्यूशन, यही ट्रेडिंग की असली परीक्षा है। और वीडियो के अंत तक आपको एक ऐसा क्लियर फ्रेमवर्क मिलेगा जिससे अगली बार लॉस होने पर आप घबराकर अपनी स्ट्रैटेजी बदलने के बजाय पहले ये समझ पाएंगे कि समस्या आखिर कहां है। और हां दोस्तों, सिर्फ 999 रुपए में। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ वीडियो देखकर नहीं, बल्कि सही तरीके से सीखना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए एक ऐसा ट्रेडिंग कोर्स बनाया है जिसे मैंने बहुत सोच समझकर और गहराई से तैयार किया है। मैंने ये कोर्स सिर्फ बेचने के लिए नहीं बनाया, बल्कि इसलिए बनाया है ताकि जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उन्हें एक जगह पर व्यवस्थित और समझने लायक लर्निंग मिल सके। मैं जानता हूं शुरुआत में ट्रेडिंग कितनी कंफ्यूजिंग लग सकती है। बहुत सारी जानकारी मिलती है, लेकिन क्या सही है और क्या गलत, ये समझना मुश्किल होता है। इसी परेशानी को ध्यान में रखकर मैंने ये कोर्स बनाया है, और इसकी कीमत मैंने सिर्फ 999 रुपए रखी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अफोर्ड कर सकें। अगर आप सच में ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं और सीखने के लिए पैसा और समय दोनों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस कोर्स को जरूर देखिए। और अगर आपकी दिलचस्पी स्विंग ट्रेडिंग में है, तो उसका कोर्स भी सिर्फ 999 रुपए में उपलब्ध है। दोनों कोर्सेज मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। अगर सीखने के लिए सीरियस हैं, तो एक बार जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे महंगी गलती हमेशा गलत ट्रेड लेना नहीं होती। कई बार सबसे महंगी गलती ये होती है कि ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी पर बहुत जल्दी फैसला कर देता है। आज एक ट्रेड में लॉस हुआ, कल दूसरा लॉस हुआ, और तीसरे दिन ट्रेडर के दिमाग में एक ही बात घूमने लगती है, शायद मेरी स्ट्रैटेजी ही काम नहीं कर रही। लेकिन जरा रुकिए, क्या सिर्फ 2 या 3 लॉस ये साबित कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी खराब है? यही वो सवाल है जिसे समझे बिना बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में एक ही गलती दोहराते रहते हैं। एक स्ट्रैटेजी बनाई, कुछ दिन इस्तेमाल किया, कुछ ट्रेड लॉस हुए, फिर स्ट्रैटेजी बदल दी। नई स्ट्रैटेजी मिली, कुछ ट्रेड जीते, कॉन्फिडेंस आया, फिर मार्केट ने कुछ लॉस दिए और फिर वही स्ट्रैटेजी भी बदल दी। धीरे धीरे ट्रेडर के पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं, लेकिन किसी एक स्ट्रैटेजी पर भरोसा करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं होता। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे कभी पता ही नहीं चलता कि असल में उसकी स्ट्रैटेजी खराब थी या उसका एग्जीक्यूशन खराब था। मान लीजिए आपने किसी स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया और आपको लगा कि इसमें एक अच्छा एज है। आपने कुछ समय तक इसे इस्तेमाल किया और अचानक 5 ट्रेड लगातार लॉस हो गए। अब आपका दिमाग तुरंत आपको एक कहानी सुनाएगा, मार्केट बदल गया है, स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ट्रेडिंग में आपका दिमाग हमेशा सच नहीं बता रहा होता। कई बार वो सिर्फ हाल के रिजल्ट्स पर रिएक्शन कर रहा होता है, क्योंकि इंसान का माइंडसेट इस तरह बना है कि हम लॉस को प्रॉफिट की तुलना में ज्यादा गंभीरता से महसूस करते हैं। एक लॉस के बाद हमें स्ट्रैटेजी पर डाउट होने लगता है, जबकि 10 पुराने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हमें उतना प्रभावित नहीं करते। यहीं पर प्रोबेबिलिटी की समझ काम आती है। अगर किसी स्ट्रैटेजी में लॉन्ग टर्म में एक स्टैटिस्टिकल एज मौजूद है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पर्याप्त ट्रेड्स की एक बड़ी सीरीज में उस स्ट्रैटेजी का एक्सपेक्टेड रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है। यानी आपका काम यह अनुमान लगाना नहीं है कि अगला ट्रेड क्या करेगा। आपका काम यह देखना है कि आपकी स्ट्रैटेजी को पर्याप्त संख्या में एक जैसे रूल्स के साथ एग्जीक्यूट करने के बाद उसका वास्तविक परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अब यहां एक बहुत जरूरी अंतर समझिए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी के रूल्स कुछ और कहते हैं,
लेकिन आपने ट्रेड कुछ और तरीके से लिया, तो उस ट्रेड का रिजल्ट आपकी स्ट्रैटेजी का सही रिजल्ट नहीं है। मान लीजिए आपके रूल्स के अनुसार आपको एक स्पेसिफिक सेटअप का इंतजार करना था, लेकिन आपने सेटअप बनने से पहले ही एंट्री ले ली। फिर ट्रेड आपके खिलाफ गया और आपने कहा स्ट्रैटेजी फेल हो गई। लेकिन सच में क्या स्ट्रैटेजी फेल हुई, या आपने स्ट्रैटेजी को फॉलो ही नहीं किया? इसी तरह अगर आपकी स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस पहले से डिफाइंड था, लेकिन लॉस देखकर आपने स्टॉप लॉस और नीचे कर दिया, तो जो नुकसान हुआ वो सिर्फ स्ट्रैटेजी का नुकसान नहीं है, उसमें आपका डिसीजन मेकिंग भी शामिल है। इसलिए जब भी कोई ट्रेडर कहता है मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, तो मैं सबसे पहले उससे एक सवाल पूछना चाहूंगा, तुम्हारे पास इसका डेटा कहाँ है? क्योंकि फीलिंग और डेटा में बहुत बड़ा अंतर होता है। फीलिंग कहती है मुझे लग रहा है स्ट्रैटेजी खराब है। डेटा पूछता है कितने ट्रेड्स, किस मार्केट कंडीशन में, कितनी बार रूल्स फॉलो करके और किस रिस्क के साथ। और यही अंतर एक इमोशनल ट्रेडर और एक डिसिप्लिन ट्रेडर के बीच होता है। एक इमोशनल ट्रेडर कुछ लॉस देखकर स्ट्रैटेजी बदल देता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर पहले यह पता करता है कि लॉस स्ट्रैटेजी की वजह से आया, मार्केट कंडीशन की वजह से आया, या उसके अपने एग्जीक्यूशन की वजह से आया। और यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अगर आपने ये पहचान लिया कि आपकी स्ट्रैटेजी सच में खराब नहीं है, बल्कि आपकी ट्रेडिंग में कोई और समस्या है, तो शायद आपको नई स्ट्रैटेजी की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी के सारे रूल्स सही तरीके से फॉलो करने के बाद भी पर्याप्त डेटा लगातार एक ही बात बता रहा है, तो फिर सवाल और भी गंभीर हो जाता है। आखिर कितने ट्रेड्स के बाद एक ट्रेडर को यह मान लेना चाहिए कि उसकी स्ट्रैटेजी में सच में कोई एज नहीं है और वो सिर्फ अपनी उम्मीद के सहारे उसे पकड़े हुए है? यही वो जगह है जहां अगली समझ आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। किसी भी स्ट्रैटेजी को सिर्फ इसलिए खराब नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके कुछ ट्रेड्स लगातार लॉस में चले गए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर स्ट्रैटेजी को हमेशा सही मानते रहना चाहिए। असली स्किल ये है कि आपको दोनों चीजों के बीच का फर्क समझना आना चाहिए। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी में एक सेटअप है जिसके अनुसार आपको किसी खास मार्केट कंडीशन में एंट्री लेनी है। आपने इस सेटअप को हिस्टोरिकल डेटा पर टेस्ट किया और पाया कि लंबे समय में इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव रहे हैं। अब जब आप लाइव मार्केट में आते हैं तो कुछ ट्रेड्स लगातार लॉस हो जाते हैं। यहां आपका पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? स्ट्रैटेजी बदलना नहीं, सबसे पहले यह देखना चाहिए कि आपने वही सेटअप लिया था या नहीं जिसे आपने टेस्ट किया था। क्योंकि अक्सर ट्रेडर बैक टेस्टिंग के समय रूल्स को बहुत ईमानदारी से फॉलो करता है, लेकिन लाइव मार्केट में इमोशन बीच में आ जाता है। चार्ट तेजी से चल रहा है, उसे लगता है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा। वो सेटअप पूरा होने से पहले एंट्री ले लेता है। ट्रेड उल्टा चला जाता है और फिर वो कहता है मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। लेकिन यहां स्ट्रैटेजी ने क्या किया? स्ट्रैटेजी ने तो अपना रूल दिया था, रूल को तो ट्रेडर ने तोड़ा। यही कारण है कि स्ट्रैटेजी को जज करने से पहले एग्जीक्यूशन की क्वालिटी देखना बहुत जरूरी है। अब एक और सिचुएशन समझिए। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी का एवरेज रिस्क रिवॉर्ड एक ऐसा है जहां हर ट्रेड में आपका रिस्क एक हिस्सा है और आपका संभावित रिवॉर्ड उससे बड़ा है। अब लगातार 3 ट्रेड्स लॉस हो गए। आपका माइंडसेट कहता है बहुत हो गया, अब अगला ट्रेड नहीं लेना। लेकिन अगर चौथा ट्रेड आपके सिस्टम का वैलिड सेटअप है, तो सिर्फ पिछले 3 लॉस की वजह से उस ट्रेड को छोड़ देना भी आपके सिस्टम के स्टैटिस्टिकल आउटकम को बदल सकता है। यानी कभी-कभी ट्रेडर स्ट्रैटेजी के लॉस से नहीं हारता, बल्कि लॉस के बाद अपने रूल्स बदलकर हारता है। यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक बहुत गहरा हिस्सा है। आपको यह स्वीकार करना पड़ता है कि एक वैलिड सेटअप का रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सेटअप को कंट्रोल कर सकते हैं, एंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं, रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मार्केट अगला कैंडल क्या बनाएगा ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब आप हर ट्रेड की रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तब ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम से बदलकर इमोशनल गेम बन जाती है। अब सवाल आता है, फिर स्ट्रैटेजी को जज कब करें? इसका जवाब किसी एक जादुई संख्या में नहीं है। ये आपकी स्ट्रैटेजी, टाइम फ्रेम, मार्केट और उसके हिस्टोरिकल बिहेवियर पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, बहुत छोटा सैंपल अक्सर गलत कंक्लूजन दे सकता है। अगर आपने स्ट्रैटेजी के सिर्फ 5 या 10 ट्रेड्स लिए और उनमें लॉस ज्यादा हो गया, तो उससे तुरंत ये कंक्लूजन निकालना कि स्ट्रैटेजी खराब है काफी कमजोर एनालिसिस होगा। इसके बजाय आपको एक बड़ा और कंसिस्टेंट सैंपल चाहिए जिसमें आपने एक ही रूल सेट के अनुसार ट्रेड्स लिए हों।
और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस देखना भी काफ़ी नहीं है। आपको देखना होगा कि कितने ट्रेड्स वैलिड थे, कितने रूल्स के अनुसार एग्जीक्यूट हुए, एवरेज विन कितना था, एवरेज लॉस कितना था, कितनी बार लगातार लॉस आए, किस मार्केट कंडीशन में स्ट्रैटेजी ने अच्छा परफॉर्म किया और किस कंडीशन में खराब। क्योंकि हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी हर मार्केट में काम करने के लिए बनी ही ना हो। कुछ स्ट्रैटेजीज ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन साइडवेज मार्केट में बार बार फॉल सिग्नल्स दे सकती हैं। कुछ सेटअप्स वॉलेटिलिटी में अच्छा काम करते हैं, लेकिन लो वॉलेटिलिटी में कमजोर हो सकते हैं। अगर आप ये फर्क नहीं समझते तो आप मार्केट कंडीशन की समस्या को स्ट्रैटेजी की समस्या समझ सकते हैं। और यही वो जगह है जहां एक ट्रेडर को अपनी ट्रेडिंग जर्नल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेमोरी आपको सिर्फ कुछ बड़े लॉस याद दिलाएगी, लेकिन जर्नल आपको पूरी कहानी दिखाएगा। आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी कब काम करती है, कब कमजोर पड़ती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खुद कहां बार बार गलती कर रहे हैं। लेकिन अब एक और ज्यादा खतरनाक सवाल सामने आता है। अगर आपने पर्याप्त ट्रेड्स लिए, रूल्स भी फॉलो किए, एग्जीक्यूशन भी सही रखा, फिर भी आपकी स्ट्रैटेजी लगातार अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही, तो क्या इसका मतलब यह है कि अब स्ट्रैटेजी को छोड़ देना चाहिए? या फिर हो सकता है कि आपने स्ट्रैटेजी का असली एज ही गलत तरीके से समझा हो? तो आखिर एक स्ट्रैटेजी के अंदर मौजूद असली एज को पहचानने का सही तरीका क्या है, और कैसे पता चले कि आपकी स्ट्रैटेजी सच में प्रॉफिटेबिलिटी की क्षमता रखती है या सिर्फ कुछ लकी ट्रेड्स की वजह से अच्छी दिखाई दे रही है? यही सवाल अगली समझ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब तक आपने समझ लिया कि कुछ ट्रेड्स के लॉस होने से तुरंत ये साबित नहीं होता कि आपकी स्ट्रैटेजी खराब है। लेकिन अब एक और ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर सच में कोई एज है? क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज सिर्फ खराब स्ट्रैटेजी नहीं है, उससे भी खतरनाक है ऐसी स्ट्रैटेजी पे भरोसा करना जो आपको कुछ समय तक प्रॉफिट देती रहे, लेकिन उसके पीछे कोई वास्तविक स्टैटिस्टिकल एज ना हो। मान लीजिए आपने एक नया सेटअप बनाया, आपने उसे चार्ट पर देखा और आपको लगा कि जब भी ये पैटर्न बनता है उसके बाद मार्केट अक्सर आपके अनुमान के अनुसार चलता है। आपने 10 ट्रेड्स लिए और उनमें से 7 ट्रेड्स प्रॉफिट में चले गए। अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपको लगने लगा कि आपने मार्केट का कोई सीक्रेट खोज लिया है। लेकिन यहीं पर आपको रुकना चाहिए, क्योंकि 10 ट्रेड्स का अच्छा रिजल्ट ये साबित नहीं करता कि आपकी स्ट्रैटेजी में लॉन्ग टर्म एज है। हो सकता है उस दौरान मार्केट की कंडीशन आपके सेटअप के बिल्कुल फेवर में रही हो सकता है आपने सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हों जहां स्ट्रैटेजी काम करती हुई दिखाई दी। यही कारण है कि ट्रेडिंग में डेटा का महत्व बहुत ज्यादा है। आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि कितने ट्रेड्स जीते, आपको ये देखना है कि पूरी सीरीज में स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया। क्योंकि एक अच्छी स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं कि वो हर ट्रेड में प्रॉफिट देगी, बल्कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी वो हो सकती है जिसमें लॉसेस के बावजूद लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी दिखाई दे। अब इसे आसान भाषा में समझिए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी कुछ ट्रेड्स में लॉस देती है, लेकिन उसके विनिंग ट्रेड्स का एवरेज साइज इतना बड़ा है कि वो उन लॉसेस को कवर करने के बाद भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देती है, तो सिर्फ विन रेट देखकर स्ट्रैटेजी को खराब कहना गलत होगा। दूसरी तरफ अगर आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बड़ा लॉस कई छोटे प्रॉफिट्स को मिटा देता है, तो सिर्फ हाई विन रेट देखकर स्ट्रैटेजी को अच्छी मानना भी गलत हो सकता है। यानी आपको सिर्फ ये नहीं पूछना है कि मैं कितने ट्रेड्स जीत रहा हूं, आपको ये भी पूछना है मैं जो ट्रेड्स जीत रहा हूं उनमें कितना कमा रहा हूं, और जो ट्रेड्स हार रहा हूं उनमें कितना खो रहा हूं। यही एक्सपेक्टेंसी की सोच है। और जब आप इस तरीके से स्ट्रैटेजी को देखना शुरू करते हैं तो ट्रेडिंग अचानक बहुत अलग दिखाई देने लगती है। अब आपका ध्यान एक एक ट्रेड के रिजल्ट पर नहीं रहेगा, आपका ध्यान पूरी डिस्ट्रीब्यूशन पर जाएगा। आप ये देखने लगेंगे कि अगर मैं इस स्ट्रैटेजी को बहुत सारे वैलिड सेटअप्स पर लगातार एग्जीक्यूट करूं तो लॉन्ग टर्म में इसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकता है। लेकिन यहां एक और ट्रैप है। कई ट्रेडर्स बैक टेस्टिंग करते समय स्ट्रैटेजी को इतना परफेक्ट बना देते हैं कि हिस्टोरिकल चार्ट पर वो शानदार दिखाई देने लगती है, लेकिन जब वही स्ट्रैटेजी रियल मार्केट में आती है तो परफॉर्मेंस गिर जाती है। क्यों? क्योंकि पास्ट डेटा को देखकर रूल्स में बार बार बदलाव करना आसान है। आपको पहले से पता होता है कि मार्केट कहां गया था। आप ऐसे रूल्स बना सकते हैं जो पुराने चार्ट पर बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दें, लेकिन रियल मार्केट में आपको फ्यूचर पता नहीं होता। यही कारण है कि किसी स्ट्रैटेजी का असली टेस्ट सिर्फ ये नहीं है कि वो पुराने चार्ट पर कितनी सुंदर दिखाई देती है। असली सवाल ये है कि क्या उसके रूल्स स्पष्ट हैं, क्या उन्हें रियल टाइम में एग्जीक्यूट किया जा सकता है, और अलग अलग मार्केट कंडीशंस में उसका बिहेवियर समझ में आता है।
आपको ये भी देखना होगा कि स्ट्रैटेजी किस कंडीशन में काम करती है और किस कंडीशन में कमजोर होती है, क्योंकि मार्केट हर समय एक जैसा बिहेव नहीं करता। कभी ट्रेंड मजबूत होता है, कभी मार्केट रेंज में घूमता है, कभी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, कभी मार्केट बिल्कुल धीमा होता है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सिर्फ एक खास कंडीशन में काम करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रैटेजी खराब है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी की ऑपरेटिंग कंडीशन समझनी होगी। और यही बात एक सीरियस ट्रेडर को बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाती है। वो सिर्फ ये नहीं कहता मेरी स्ट्रैटेजी काम करती है, वो जानता है कि मेरी स्ट्रैटेजी कब काम करती है, क्यों काम करती है और कब मुझे इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए आपने अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह टेस्ट किया, उसका एज भी दिखाई दे रहा है, रूल्स भी क्लियर हैं, फिर भी लाइव ट्रेडिंग में आपकी परफॉर्मेंस खराब आ रही है। तो क्या अब भी समस्या स्ट्रैटेजी में है या फिर कोई ऐसी चीज है जो हर ट्रेडर के सामने आती है लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता? क्या हो अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही हो, आपका एज भी सही हो, लेकिन आपका अपना एग्जीक्यूशन ही उस एज को बार बार खत्म कर रहा हो? यही वो जगह है जहां अगली सबसे बड़ी समस्या सामने आती है। अब एक ऐसी बात समझिए जो बहुत सारे ट्रेडर्स को बहुत देर से समझ आती है। कई बार आपकी स्ट्रैटेजी सही होती है, आपका एज भी सही होता है, लेकिन आपका एग्जीक्यूशन उस एज को खत्म कर देता है। यानी समस्या आपके ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं, बल्कि उस सिस्टम को लागू करने के तरीके में होती है। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी का रूल है कि सिर्फ एक खास सेटअप बनने के बाद ही एंट्री लेनी है, लेकिन मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है और आपको लगता है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो पूरा मूव निकल जाएगा। आप सेटअप पूरा होने से पहले एंट्री ले लेते हैं, मार्केट थोड़ा नीचे आता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और आप तुरंत बोलते हैं ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपनी ट्रेडिंग जर्नल खोलेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि आपने जिस ट्रेड को स्ट्रैटेजी का ट्रेड समझकर देखा वो असल में स्ट्रैटेजी का ट्रेड था ही नहीं। यही फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। स्ट्रैटेजी आपको एक फ्रेमवर्क देती है, लेकिन उस फ्रेमवर्क के अंदर डिसीजन लेना आपका काम है। अगर आप बार बार रूल्स को बदलते रहेंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी की वास्तविक परफॉर्मेंस क्या है। एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपके रूल्स कहते हैं कि हर ट्रेड में एक निश्चित रिस्क रखना है। आपने पहला ट्रेड लिया और लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड लिया और फिर लॉस हो गया। अब तीसरे ट्रेड में आपको लगता है कि अब तो ये ट्रेड जरूर चलेगा। आप अपनी पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, लेकिन तीसरा ट्रेड भी लॉस हो जाता है। अब आप कहेंगे कि स्ट्रैटेजी ने बहुत नुकसान कराया, लेकिन असल में क्या हुआ? स्ट्रैटेजी ने तो हर ट्रेड में वही रिस्क लेने को कहा था। आपने अपने इमोशन के कारण रिस्क बढ़ाया। यानी नुकसान सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं आया, बल्कि आपके डिसीजन मेकिंग से भी आया। यही कारण है कि एक ट्रेडर को अपने रिजल्ट्स को दो हिस्सों में देखना चाहिए। एक तरफ स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस और दूसरी तरफ उसका अपना एग्जीक्यूशन। क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी का हिस्टोरिकल डेटा पॉजिटिव है लेकिन आपका लाइव रिजल्ट लगातार खराब है, तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि क्या आप वास्तव में वही स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हैं। क्या आप हर वैलिड सेटअप लेते हैं? क्या आप इनवैलिड सेटअप से दूर रहते हैं? क्या आप स्टॉप लॉस को पहले से तय रखते हैं? क्या आप प्रॉफिट के समय जल्दी एग्जिट नहीं कर देते? क्या आप लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते? क्या आप फोमो में एंट्री नहीं लेते? और सबसे जरूरी, क्या आप एक ट्रेड के रिजल्ट को अगले ट्रेड के डिसीजन पर हावी नहीं होने देते? क्योंकि ट्रेडिंग में एक बहुत खतरनाक चेन रिएक्शन होती है। एक लॉस हुआ, लॉस देखकर कॉन्फिडेंस कम हुआ, कॉन्फिडेंस कम हुआ तो अगला वैलिड सेटअप छोड़ दिया, फिर मार्केट उसी सेटअप के अनुसार चला गया। अब आपको रिग्रेट हुआ, रिग्रेट के कारण अगली बार आपने सेटअप से पहले एंट्री ले ली, फिर ट्रेड उल्टा गया, अब आपने स्ट्रैटेजी को दोष दे दिया। ध्यान दीजिए, यहां समस्या स्ट्रैटेजी से ज्यादा आपके इमोशनल रिएक्शन में हो सकती है। इसीलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी का असली काम आपको हर ट्रेड में इमोशनलेस रोबोट बनाना नहीं है। इमोशन आना स्वाभाविक है। असली लक्ष्य यह है कि इमोशन आने के बावजूद आपका डिसीजन आपके रूल्स के अनुसार रहे। आपको फियर महसूस हो सकता है, लेकिन फियर के कारण वैलिड सेटअप छोड़ना जरूरी नहीं है। आपको ग्रीड महसूस हो सकती है, लेकिन ग्रीड के कारण पोजीशन साइज बढ़ाना जरूरी नहीं है। आपको लॉस के बाद फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन के कारण रिवेंज ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। यानी इमोशन को कंट्रोल करने का मतलब इमोशन को खत्म करना नहीं है। इसका मतलब यह है कि इमोशन आपके डिसीजन का बॉस ना बने। अब यहां एक बहुत जरूरी चीज आती है, ट्रेडिंग जर्नल।
अगर आप सिर्फ अपने अकाउंट बैलेंस को देखते रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि असली समस्या कहाँ है। लेकिन अगर आप हर ट्रेड के साथ ये रिकॉर्ड करेंगे कि सेटअप क्या था, एंट्री क्यों ली, रूल फॉलो हुआ या नहीं, रिस्क कितना था, एग्जिट क्यों किया और उस समय आपका मेंटल स्टेट क्या था, तो कुछ समय बाद एक पैटर्न दिखाई देने लगेगा। हो सकता है आपको पता चले कि आपकी स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन आप उसे साइडवेज मार्केट में भी लगातार ट्रेड कर रहे हैं। हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी सही हो, लेकिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बहुत जल्दी बंद कर देते हो और लूजिंग ट्रेड्स को ज्यादा देर तक पकड़े रहते हो। या हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी में कोई समस्या नहीं हो और असली समस्या सिर्फ ये हो कि आप उसे पर्याप्त ट्रेड्स तक लगातार एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। यही वो जगह है जहां एक ट्रेडर को अपने ईगो से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी को दोष देना आसान है, अपने एग्जीक्यूशन को देखना मुश्किल है। लेकिन अगर आप सच में इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको ये देखने की हिम्मत रखनी होगी कि गलतियां कहां हो रही हैं। और अब अगला सवाल इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम ये साबित कर दें कि स्ट्रैटेजी के रूल्स सही हैं और एग्जीक्यूशन भी सही है, फिर भी लंबे समय तक रिजल्ट्स खराब आते रहे, तो क्या उस स्ट्रैटेजी को छोड़ देना चाहिए या मार्केट कंडीशन के बदलने का इंतजार करना चाहिए? यही फैसला ये तय करेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी वास्तव में कमजोर है या सिर्फ गलत समय पर इस्तेमाल की जा रही है। अब मान लीजिए आपने अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक से टेस्ट किया है, आपने पर्याप्त डेटा देखा है, आपने अपने रूल्स को स्पष्ट रखा है, आपने हर ट्रेड में लगभग एक जैसा रिस्क लिया है, आपने अपने इमोशंस को भी काफी हद तक कंट्रोल किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने अपनी स्ट्रैटेजी को उसी तरीके से एग्जीक्यूट किया है जिस तरीके से आपने उसे टेस्ट किया था। फिर भी रिजल्ट्स उम्मीद के अनुसार नहीं आ रहे। अब यहां से मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है, क्योंकि अब आप हर बार अपनी गलती बताकर स्ट्रैटेजी को बचा नहीं सकते। अगर एग्जीक्यूशन सही है और फिर भी लंबे समय के डेटा में स्ट्रैटेजी लगातार पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी नहीं दे रही, तो आपको ईमानदारी से ये स्वीकार करना होगा कि शायद स्ट्रैटेजी के अंदर जितना एज आपने समझा था उतना वास्तविक एज है ही नहीं। लेकिन यहां भी तुरंत स्ट्रैटेजी को फेंक देना सही फैसला नहीं होगा। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि स्ट्रैटेजी किस मार्केट कंडीशन के लिए बनाई गई है, क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं चलता। कभी मार्केट एक डायरेक्शन में लगातार ट्रेंड करता है, कभी प्राइस एक रेंज के अंदर घूमता रहता है, कभी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और कैंडल्स तेजी से मूव करती हैं, कभी मार्केट इतना धीमा होता है कि आपके सेटअप को फॉलो थ्रू ही नहीं मिलता। अब अगर आपकी स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट के लिए बनी है और आप उसे लगातार साइडवेज मार्केट में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खराब रिजल्ट्स का मतलब ये जरूरी नहीं कि स्ट्रैटेजी खराब है। हो सकता है समस्या स्ट्रैटेजी की नहीं बल्कि उसके एप्लीकेशन की हो। यही कारण है कि एक मैच्योर ट्रेडर सिर्फ ये नहीं पूछता कि मेरी स्ट्रैटेजी प्रॉफिट दे रही है या नहीं, वो पूछता है मेरी स्ट्रैटेजी किन कंडीशंस में प्रॉफिट देती है और किन कंडीशंस में कमजोर पड़ती है। ये सवाल बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। मान लीजिए आपने पिछले 6 महीनों का डेटा देखा और पाया कि जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है आपकी स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, लेकिन जब मार्केट लगातार रेंज में रहता है तब फॉल्स सिग्नल्स बढ़ जाते हैं और स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस गिर जाता है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप कहें कि स्ट्रैटेजी खराब है और पूरी स्ट्रैटेजी बदल दें। दूसरा रास्ता, आप समझें कि स्ट्रैटेजी की एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग कंडीशन है और आपको उस कंडीशन के बाहर सिलेक्टिव होना पड़ेगा। दूसरा रास्ता अक्सर ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी का काम हर मार्केट कंडीशन में काम करना जरूरी नहीं है। एक सर्जन के पास अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग टूल्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई टूल खराब है, सवाल ये है कि वो टूल सही सिचुएशन में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। ट्रेडिंग में भी यही लॉजिक लागू होता है। लेकिन अब एक और खतरनाक गलती होती है। ट्रेडर स्ट्रैटेजी की वीकनेस देखकर उसमें इतने सारे फिल्टर्स जोड़ना शुरू कर देता है कि स्ट्रैटेजी हिस्टोरिकल डेटा पर तो शानदार दिखती है, लेकिन रियल मार्केट में उसे एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो जाता है। वो कहता है कि अगर ये कंडीशन भी हो, ये इंडिकेटर भी कंफर्म करे, वॉल्यूम भी इतना हो, ये कैंडल भी बने और मार्केट यहां से यहां तक आए तभी एंट्री लूंगा। अब बैक टेस्ट में शायद रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखें, लेकिन रियल मार्केट में इतने परफेक्ट सेटअप्स कितनी बार मिलेंगे? यहीं ओवरफिटिंग का खतरा आता है। आप पास्ट डेटा को इतना कस्टमाइज कर देते हैं कि स्ट्रैटेजी पास्ट के लिए परफेक्ट हो जाती है, लेकिन फ्यूचर के लिए जरूरी नहीं कि काम करे। इसलिए स्ट्रैटेजी को मजबूत बनाने का मतलब ये नहीं है कि उसमें जितने ज्यादा रूल्स डाल दिए जाएं वो उतनी बेहतर हो गई। कई बार सिंपल रूल्स वाली स्ट्रैटेजी ज्यादा रोबस्ट होती है,
क्योंकि उसे अलग अलग मार्केट कंडीशंस में समझना और एग्जीक्यूट करना आसान होता है। और यही वजह है कि स्ट्रैटेजी को टेस्ट करते समय आपको सिर्फ बेस्ट रिजल्ट नहीं देखना चाहिए, आपको वर्स्ट पीरियड भी देखना चाहिए, मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखना चाहिए, लूजिंग स्ट्रीक देखनी चाहिए, एवरेज विन और एवरेज लॉस देखना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि खराब परफॉर्मेंस का पीरियड कितना लंबा चल सकता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये देखकर स्ट्रैटेजी चुनते हैं कि उसने पिछले डेटा में कितना प्रॉफिट दिया, तो आप उसकी पूरी कहानी नहीं देख रहे। एक स्ट्रैटेजी की असली क्वालिटी तब दिखाई देती है जब आप ये समझते हैं कि वो खराब समय में कैसा बिहेव करती है। क्या उसका ड्रॉ डाउन आपके लिए मैनेजेबल है? क्या आप उस खराब पीरियड में भी अपने रूल्स फॉलो कर पाएंगे? क्या उसका रिस्क आपके कैपिटल और माइंडसेट के अनुसार है? क्योंकि ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका बैक टेस्ट बहुत शानदार है लेकिन उसका ड्रॉ डाउन इतना बड़ा है कि आप उसे लाइव मार्केट में फॉलो ही नहीं कर सकते, आपके लिए प्रैक्टिकली यूजफुल स्ट्रैटेजी नहीं है। इसलिए स्ट्रैटेजी को सिर्फ प्रॉफिट मशीन की तरह मत देखिए, उसे एक बिजनेस सिस्टम की तरह देखिए। उसका एज क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसका खराब पीरियड कितना लंबा हो सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप उसे वास्तविक मार्केट में लगातार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब एक आखिरी सवाल बचता है। मान लीजिए आपने सब कुछ टेस्ट कर लिया, मार्केट कंडीशन समझ ली, स्ट्रैटेजी का एज भी ठीक है और उसका ड्रॉ डाउन भी मैनेजेबल है। फिर भी सवाल ये रहेगा कि आपको आखिर कितने खराब रिजल्ट्स के बाद ये फैसला लेना चाहिए कि अब स्ट्रैटेजी को बदलने का समय आ गया है, और कब आपको सिर्फ पेशेंस रखना चाहिए। क्योंकि यही वो सीमा है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स डेटा के बजाय अपने डर से फैसला करते हैं। अब तक हमने ये समझ लिया कि सिर्फ कुछ लॉस देखकर स्ट्रैटेजी को खराब कहना सही नहीं है। हमने ये भी समझा कि स्ट्रैटेजी का एज, एग्जीक्यूशन, मार्केट कंडीशन और डेटा, इन सभी को अलग अलग देखना जरूरी है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी का डेटा खराब दिख रहा है तो आपको कब ये मान लेना चाहिए कि अब सच में बदलाव करने का समय आ गया है। यहीं पर एक ट्रेडर की पेशेंस और उसका डिसिप्लिन दोनों टेस्ट होते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं तो हो सकता है आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी छोड़ दें जिसमें वास्तव में एज मौजूद था। और अगर आप बहुत देर तक एक खराब स्ट्रैटेजी से चिपके रहते हैं तो आप सिर्फ अपने कैपिटल और समय को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए फैसला इमोशन से नहीं, एक डिफाइंड प्रोसेस से होना चाहिए। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपकी स्ट्रैटेजी ने जिस हिस्टोरिकल बिहेवियर के आधार पर आपको कॉन्फिडेंस दिया था, क्या लाइव मार्केट में उसका बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया है। मान लीजिए बैक टेस्ट में आपकी स्ट्रैटेजी एक खास मार्केट कंडीशन में लगातार अच्छा परफॉर्म करती थी, लेकिन अब काफी समय से वही कंडीशन बदल चुकी है और स्ट्रैटेजी बार बार उसी जगह फेल हो रही है। तो आपको सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि आजकल स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, आपको डेटा के अंदर जाना होगा। क्या लूजिंग ट्रेड्स एक ही प्रकार के सेटअप्स में आ रहे हैं? क्या किसी खास मार्केट कंडीशन में लगातार खराब रिजल्ट्स मिल रहे हैं? क्या एवरेज विन बहुत कम हो गया है? क्या एवरेज लॉस बढ़ गया है? क्या ड्रॉ डाउन हिस्टोरिकल रेंज से काफी बाहर चला गया है? अगर ये चीजें बार बार दिखाई दे रही हैं, तब आपको स्ट्रैटेजी की रिव्यू करनी चाहिए। लेकिन रिव्यू का मतलब ये नहीं कि आप एक ही दिन में पूरी स्ट्रैटेजी बदल दें। आप पहले समस्या को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि अगर समस्या सिर्फ एक मार्केट कंडीशन में है तो हो सकता है आपको पूरी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत ना पड़े। हो सकता है आपको सिर्फ ये समझना पड़े कि किन परिस्थितियों में इस सेटअप को अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है जिसे हर सीरियस ट्रेडर को समझना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रैटेजी के लिए पहले से एक रिव्यू फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। मतलब ये तय होना चाहिए कि किस सिचुएशन में आप स्ट्रैटेजी को रिव्यू करेंगे और किस सिचुएशन में सिर्फ नॉर्मल ड्रॉडाउन मानेंगे। क्योंकि अगर आपने ये पहले से तय नहीं किया तो हर लॉस के बाद आपका माइंडसेट नया फैसला लेने लगेगा। आज 3 लॉस हुए, आपको लगेगा स्ट्रैटेजी खराब है। कल 2 प्रॉफिट हुए, आपको लगेगा स्ट्रैटेजी फिर से परफेक्ट है। इस तरह आपका डिसीजन मार्केट के डेटा से नहीं, आपके मूड से चलने लगेगा। और यही चीज ट्रेडिंग को बहुत मुश्किल बना देती है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर पहले से तय करता है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी को किसी छोटे सैंपल पर जज नहीं करेगा। वो पर्याप्त डेटा कलेक्ट करेगा, फिर उस डेटा की तुलना अपनी हिस्टोरिकल एक्सपेक्टेंसी से करेगा। अगर परफॉर्मेंस थोड़ी खराब है तो वो तुरंत पैनिक नहीं करेगा। अगर परफॉर्मेंस लगातार और मीनिंगफुली खराब है तो वो कारण खोजेगा। और अगर एनालिसिस ये दिखाता है कि स्ट्रैटेजी का एज अब पहले जैसा नहीं रहा, तब वो कंट्रोल्ड तरीके से बदलाव करेगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है,
स्ट्रैटेजी बदलने का मतलब हमेशा नई स्ट्रैटेजी बनाना नहीं होता। कई बार आपको सिर्फ एक छोटा सा पैरामीटर रिव्यू करना होता है। हो सकता है एंट्री टाइमिंग को बेहतर समझने की ज़रूरत हो सकता है कुछ मार्केट कंडीशंस में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, हो सकता है रिस्क को एडजस्ट करने की ज़रूरत हो, या हो सकता है आपकी पूरी स्ट्रैटेजी ठीक हो लेकिन उसका इस्तेमाल करने का तरीका गलत हो। इसलिए स्ट्रैटेजी फेल हो गई कहना बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इससे पहले आपको ये साबित करना होगा कि फेलियर वास्तव में स्ट्रैटेजी का है। अब सोचिए, अगर आपकी स्ट्रैटेजी लगातार 10 या 15 ट्रेड्स में खराब परफॉर्म करती है, लेकिन आपका हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि ऐसे लूजिंग स्ट्रीक्स पहले भी आए हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजी ने अपना एज दिखाया है, तो क्या सिर्फ डर की वजह से आपको स्ट्रैटेजी छोड़ देनी चाहिए? शायद नहीं। लेकिन पर्याप्त सैंपल के बाद अगर आपका डेटा ये दिखाता है कि विन रेट गिर चुका है, एवरेज लॉस बढ़ चुका है, एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड कमजोर हो चुका है और स्ट्रैटेजी की पुरानी एक्सपेक्टेंसी अब दिखाई ही नहीं दे रही, तो सिर्फ पुराने रिजल्ट्स के भरोसे स्ट्रैटेजी को पकड़ कर रखना भी सही नहीं होगा। यानी पेशेंस का मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं है और स्ट्रैटेजी बदलने का मतलब पैनिक भी नहीं है। एक प्रोफेशनल अप्रोच का मतलब है पहले हाइपोथेसिस बनाना, फिर डेटा कलेक्ट करना, फिर एनालिसिस करना और उसके बाद डिसीजन लेना। आपको मार्केट से लड़ना नहीं है, आपको अपने ईगो को भी बचाना नहीं है। अगर डेटा आपकी सोच को गलत साबित करता है तो उसे स्वीकार करना भी ट्रेडिंग का हिस्सा है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपका लक्ष्य ये साबित करना नहीं है कि आपकी बनाई हुई स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी है। आपका लक्ष्य ऐसी प्रोसेस बनाना है जो आपको लंबे समय तक सर्वाइवल और कंसिस्टेंसी की संभावना दे। लेकिन अब एक आखिरी और गहरा सवाल सामने आता है। अगर आपने स्ट्रैटेजी को सही तरीके से टेस्ट कर लिया, पर्याप्त डेटा भी इकट्ठा कर लिया, एग्जीक्यूशन भी सही है और फिर भी एक लंबी लूजिंग स्ट्रीक आ जाती है, तो उस समय आप कैसे पहचानेंगे कि ये सिर्फ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है या आपकी स्ट्रैटेजी का असली एज खत्म हो चुका है? यही वो फर्क है जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर बार बार स्ट्रैटेजी बदलता रहेगा। अब इस पूरी समझ को एक जगह जोड़कर देखिए। ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि आपकी स्ट्रैटेजी हर बार प्रॉफिट नहीं देती। असली समस्या तब शुरू होती है जब आप हर रिजल्ट को अपनी स्ट्रैटेजी का फाइनल वर्डिक्ट मान लेते हैं। एक ट्रेड प्रॉफिट में गया तो आपको लगता है स्ट्रैटेजी शानदार है, दूसरा ट्रेड लॉस में गया तो आपको लगता है स्ट्रैटेजी बेकार है। 5 ट्रेड्स लगातार लॉस हुए तो आप नई स्ट्रैटेजी खोजने लगते हैं। फिर नई स्ट्रैटेजी में कुछ प्रॉफिट आते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कुछ समय बाद वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। अगर आप इस साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग को प्रेडिक्शन का गेम नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी और प्रोसेस का गेम समझना होगा। मैं चाहता हूं कि आप एक बात हमेशा याद रखें, आपका कोई भी सिंगल ट्रेड आपकी पूरी ट्रेडिंग क्षमता को डिफाइन नहीं करता। एक लॉस आपको बैड ट्रेडर नहीं बनाता और एक प्रॉफिट आपको ग्रेट ट्रेडर नहीं बनाता। आपकी असली पहचान ये तय करेगी कि आप लंबे समय तक अपने रूल्स को कितनी कंसिस्टेंसी के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपकी स्ट्रैटेजी में लॉसेस की सीरीज आए तो सबसे पहले पैनिक मत कीजिए। चार्ट बंद करके तुरंत नई स्ट्रैटेजी खोजने मत बैठ जाइए। पहले अपने डेटा को देखिए कि क्या आपने वही सेटअप लिया था जिसे आपने टेस्ट किया था। देखिए कि क्या आपने अपना रिस्क पहले से डिफाइन रखा था। देखिए कि क्या आपने स्टॉप लॉस बदला। देखिए कि क्या आपने जल्दी प्रॉफिट बुक किया। देखिए कि क्या आपने रिवेंज ट्रेडिंग की। और सबसे महत्वपूर्ण, देखिए कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्टोरिकल बिहेवियर अभी भी दिखाई दे रहा है। अगर जवाब हाँ है तो शायद आपको सिर्फ पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत है। लेकिन अगर लंबे समय के डेटा में बार बार यह दिखाई दे रहा है कि आपकी स्ट्रैटेजी का एज कमजोर हो चुका है, उसकी एक्सपेक्टेंसी बदल चुकी है और पुराने रूल्स अब उसी तरह काम नहीं कर रहे, तो उसे स्वीकार करने से डरिए मत। एक ट्रेडर का काम अपनी स्ट्रैटेजी से प्यार करना नहीं है। एक ट्रेडर का काम रियलिटी को स्वीकार करना है, क्योंकि मार्केट किसी स्ट्रैटेजी, किसी ट्रेडर या किसी प्रेडिक्शन का सम्मान नहीं करता। मार्केट सिर्फ अपने तरीके से चलता है। आपको उसके सामने अपने ईगो को नहीं, अपनी प्रोसेस को मजबूत रखना है। और यही बात ट्रेडिंग से बाहर आपकी जिंदगी में भी लागू होती है। कई बार जिंदगी में भी हम किसी पुराने डिसीजन से सिर्फ इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि हमने उसमें बहुत समय लगाया होता है। हमें लगता है कि अगर हमने रास्ता बदल दिया तो हमारी पुरानी मेहनत बेकार हो जाएगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी पुराने रास्ते से सीख लेकर नया रास्ता चुनना फेलियर नहीं होता, वो ग्रोथ होती है। ट्रेडिंग आपको यही सिखा सकती है कि हर रिजल्ट को पर्सनल मत बनाइए।
अगर कोई चीज काम नहीं कर रही तो पहले उसे इमोशन से नहीं, एविडेंस से देखिए। अपने फैसलों का डेटा रखिए, अपनी गलतियों को छुपाइए मत, उन्हें लिखिए, अपनी प्रोग्रेस को मेजर कीजिए और सबसे जरूरी, किसी दूसरे ट्रेडर की स्ट्रैटेजी को देखकर अपनी पूरी ट्रेडिंग आइडेंटिटी मत बदलते रहिए। आपके लिए जो काम करता है उसे डेटा से पहचानिए। आपकी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं होगी कि आप कभी लॉस नहीं करेंगे, आपकी सबसे बड़ी ताकत ये होगी कि लॉस आने के बाद भी आप अपने डिसीजन मेकिंग को टूटने नहीं देंगे। अगर आप ट्रेडिंग में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक ट्रेडिंग जर्नल बनाइए। हर ट्रेड के बाद सिर्फ प्रॉफिट और लॉस मत लिखिए, ये भी लिखिए कि आपने ट्रेड क्यों लिया, कौन सा सेटअप था, आपका रिस्क कितना था, आपने रूल्स फॉलो किए या नहीं, और उस समय आपका माइंडसेट कैसा था। कुछ समय बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको अपने अंदर ऐसे पैटर्न्स दिखाई देंगे जिन्हें आप रोज के ट्रेडिंग सेशन में पहचान नहीं पाते, और यही सेल्फ अवेयरनेस आपको धीरे धीरे बेहतर ट्रेडर बनाएगी। एक और बात हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग से जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत कीजिए। कैपिटल प्रोटेक्शन को महत्व दीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार रिस्क रखिए और किसी भी स्ट्रैटेजी को बिना समझे सिर्फ इसलिए इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि किसी ने कहा है कि इससे लगातार प्रॉफिट होता है। लर्निंग को प्राथमिकता दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, डेटा पर भरोसा कीजिए और अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लीजिए, क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का नाम नहीं है, ये खुद को पढ़ने की भी एक प्रोसेस है। आप मार्केट में सिर्फ कैंडल्स नहीं देखते, आप अपनी पेशेंस देखते हैं, आप अपना फियर देखते हैं, आप अपना ग्रीड देखते हैं, आप अपना डिसिप्लिन देखते हैं, और धीरे धीरे आपको पता चलता है कि मार्केट आपको हर दिन सिर्फ प्रॉफिट कमाने का मौका नहीं दे रहा, बल्कि आपको खुद को बेहतर बनाने का मौका भी दे रहा है। इसलिए आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। अगली बार जब कोई ट्रेड लॉस में जाए तो तुरंत ये मत कहिए मेरी स्ट्रैटेजी खराब है। पहले खुद से पूछिए कि क्या मैंने अपना काम सही तरीके से किया था। अगर आपने किया था तो रिजल्ट को एक्सेप्ट कीजिए, अगर नहीं किया था तो स्ट्रैटेजी बदलने से पहले अपने एग्जीक्यूशन को बदलिए, और अगर लंबे समय के डेटा ने साबित कर दिया कि स्ट्रैटेजी में सच में एज नहीं है तो उसे बदलने में ईगो मत रखिए। यही सोच आपको सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं बल्कि एक ज्यादा डिसिप्लिन्ड और बेहतर डिसीजन मेकर भी बना सकती है। याद रखिए, जिंदगी में हर चीज आपके हिसाब से नहीं चलेगी। कुछ फैसले सफल होंगे, कुछ असफल होंगे, कुछ रास्ते लंबे होंगे और कुछ रास्ते आपको बीच में बदलने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप हर एक्सपीरियंस से सीखते रहे, अपने फैसलों को ईमानदारी से रिव्यू करते रहे और अपनी गलतियों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि लर्निंग समझते रहे, तो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ किसी एक प्रॉफिट या लॉस से कहीं बड़ी हो जाएगी, ट्रेडिंग में भी और जिंदगी में भी। आपको हर बार सही होना जरूरी नहीं है, आपको हर बार सीखने के लिए तैयार रहना जरूरी है।